हेलो एवरीवन, आप लोग का वेलकम है क्लासिक स्टडी सेंटर में। हम लोग कर रहे हैं लुसेंट और उसमें भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। आइए करते हैं, ये हम लोग का सेकंड पार्ट होगा। धीरे धीरे हम लोग इसको भी कर लेंगे पूरा कंप्लीट। आइए कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग का है अब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसको कर रहे थे, पिछला हम उत्तरकालीन मुगल कर चुके थे। अब इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनका आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया। पंद्रह 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना को भी देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी एवं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। अब कुछ फैक्ट्री को भी हम लोग देख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली कोचीन 1503। पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में। डचों की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी। अंग्रेज की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी। डेनिश का प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी का प्रथम फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हॉटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, जिसे पैगोडा के नाम से जानते हैं, को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। नोट पॉइंट दिया हुआ है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। कोलाचेल की लड़ाई, अगला दिया हुआ है कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई, इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूस्टाचियस डी लनाई के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। कोलाचल की लड़ाई
इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल यूटाचियस डी लनाई के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए बेदारा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। नोट दिया हुआ है, पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम, जिसे शाहजहां कहते हैं, से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। नोट दिया हुआ है, गेराल्ड अंगियार 1659 से 1677 ईस्वी सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर रहा, ने बम्बई शहर की स्थापना की। गेराल्ड अंगियार ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को
व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव सूतानाती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वालिंगकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 युद्ध प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष के कारण भारत में दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी में हुई एक्सला-सैपेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754। इस युद्ध का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद बना। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बताते हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब के साथ दिया। अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। नोट दिया हुआ है। हैदराबाद आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य विवाद शुरू हुआ। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। नोट दिया गया है। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मुहम्मद अली युद्ध से भागकर तिरुचिन्नापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मुहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक युद्ध एक नज़र में।
प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1773 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। (1752) में स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तिरुचिन्नापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। दोबारा देखेंगे, 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब हम देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जो भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान किया। इसका उत्तराधिकार इसका दामाद शुजा-उद-दीन हुआ। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकार इसका दामाद सिराजुद्दौला बना। बंगाल के नवाब को हम देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां 1713 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक। शुजा-उद-दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक। सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। मीर जाफर 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। मीर जाफर 1763 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक। निजामुद्दौला 1765 ईस्वी से 1766 ईस्वी तक।
सैफुद्दौला 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक, मुबारकुद्दौला 1770 ईस्वी से 1775 तक। बीस जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 व्यक्तियों को, अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। कुछ नोट पॉइंट दिया हुआ है। प्लासी की लड़ाई में मोहन लाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर या मुगदुलपुर स्थानांतरित किया। नोट है, बंगाल के राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। पुनः देखेंगे, बंगाल के राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो अब हम लोग का इस वीडियो में यहीं तक था। अब हम अगले पार्ट में करेंगे